आर्थिक विकास से जुड़े उन तमाम तथ्यों, वर्षों और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों यानी PYQs के पैटर्न को डिकोड करेंगे। लक्ष्य बस यह समझना है कि परीक्षा हॉल में परीक्षक आखिर किस तरह के जाल बिछाते हैं। इस अप्रोच की सबसे अच्छी बात यह है कि सूचनाओं की भारी भीड़ में ये हमें भटकने से बचाएगा। राइट। क्योंकि देखिए, परीक्षा में जब 4 विकल्प सामने आते हैं ना, तो वहां केवल सटीक तथ्य और स्पष्ट अवधारणाएं ही काम आती हैं। आज हम उसी स्पष्टता को स्थापित करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े मिथक से जो अक्सर छात्रों को उलझा देता है, आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, ये दोनों शब्द, इन दोनों को अक्सर एक ही मान लिया जाता है। अगर मैं इसे अपने नजरिए से समझाऊं तो यह किसी इंसान के कद बढ़ने और स्वस्थ होने के बीच का अंतर है। अरे वाह, ये बहुत सटीक एनालॉजी है ना? कद का बढ़ना केवल एक मात्रात्मक बदलाव है जिसे हम इंच या सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, लेकिन स्वस्थ होना एक गुणात्मक बदलाव है जिसमें इंसान की ऊर्जा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, सब कुछ शामिल है। क्या अर्थव्यवस्था के मामले में भी ठीक ऐसा ही होता है? एकदम ऐसा ही होता है। विशुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो आर्थिक वृद्धि का सीधा सा अर्थ है देश के कुल उत्पादन में वृद्धि। ये पूरी तरह से मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव होती है, मतलब सिर्फ नंबर्स का खेल है। बिल्कुल। इसे मापने का सबसे लोकप्रिय संकेतक जीडीपी है। जब अखबार कहते हैं कि देश की जीडीपी 7% की दर से बढ़ रही है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया है। लेकिन इसमें ये तो कहीं नहीं बताया जाता कि वो उत्पादन कर कौन रहा है। सही कहा। या उस उत्पादन से होने वाली आय से कितने लोगों को बेहतर शिक्षा या स्वास्थ्य मिल रहा है। और ठीक यही वो कमी है जिसे आर्थिक विकास पूरा करता है। अच्छा। देखिए, आर्थिक विकास एक बहुत व्यापक अवधारणा है जी। इसमें उत्पादन की वृद्धि, मेरा मतलब है मात्रात्मक पहलू तो शामिल है ही, लेकिन साथ ही जीवन स्तर में सुधार यानी गुणात्मक पहलू भी जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों का मिश्रण हो गया। हाँ, इसका मतलब है कि आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जब हम विकास की बात करते हैं तो हम सिर्फ कारखानों की संख्या नहीं गिनते। राइट। हम ये देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक कैसा है, शिक्षा का स्तर क्या है, अस्पतालों में सुविधाएं कैसी हैं। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न याद आ रहा है। जी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPCS की परीक्षाओं में एक प्रश्न बार बार घुमाकर पूछा जाता है। हाँ, वो स्टेटमेंट वाला प्रश्न। बिल्कुल। प्रश्न का मूल भाव हमेशा यही रहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव व्हाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। जी। यानी वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये एक ऐसा तथ्य है जो हमेशा दिमाग में छपा होना चाहिए। और ये प्रश्न बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये अर्थशास्त्र की सबसे बुनियादी समझ का परीक्षण करता है। राइट। अगर ये अंतर स्पष्ट है तो इससे जुड़े कई विश्लेषणात्मक प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ से एक कदम आगे बढ़ते हैं। विकास को मापने से पहले हमें देश की तिजोरी यानी आय को मापना होगा। हाँ, आय का मापन बहुत जरूरी है। जब भी हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं ना, तो GDP, GNP और NNP जैसे भारी भरकम शब्दों का पहाड़ सामने आ जाता है। ये तो है। इनके बीच का तकनीकी फर्क अक्सर एक डरावना सपना बन जाता है। इन्हें बिना रटे एक लॉजिकल तरीके से कैसे समझा जाए? देखिए, इसे समझने के लिए हमें परिभाषाओं को रटने के बजाय उनके अंदर छुपे कीवर्ड्स को पकड़ना होगा। कीवर्ड्स जैसे कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा को देखते हैं। किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ अंतिम शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। मैं समझ रही हूँ। अंतिम का मतलब है कि अगर कोई कंपनी कार बना रही है तो हम केवल कार की कीमत को गिनेंगे। बिल्कुल। अगर हम कार में लगे टायर, लोहे और कांच की कीमत को भी अलग से गिन लेंगे तो वो दोहरी गणना या डबल काउंटिंग हो जाएगी। एकदम सटीक। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है, GDP और GNP के बीच का अंतर। हाँ, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें सारा खेल घरेलू या डोमेस्टिक शब्द का है। इसका सीधा मतलब है देश की भौगोलिक सीमा के अंदर। अच्छा, मतलब सीमा महत्वपूर्ण है। हाँ,
उस सीमा के भीतर चाहे कोई भारतीय नागरिक उत्पादन कर रहा हो या कोई विदेशी कंपनी अपनी फैक्ट्री चला रही हो, वो सब हमारी जीडीपी का हिस्सा होगा। यहाँ फोकस इस बात पर है कि काम कहाँ हो रहा है। तो अगर मैं इसे परीक्षा के नजरिए से समराइज करूं तो जीडीपी का मतलब है देश की बाउंड्री। बिल्कुल सही। और अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर मोबाइल फोन बना रही है तो वो भारत की जीडीपी बढ़ा रही है। लेकिन फिर जीएनपी का क्या रोल है? जीएनपी का पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ ना कीवर्ड बदल जाता है। यहाँ फोकस राष्ट्रीय या नेशनल पर आ जाता है। इसका मतलब है कि अब हमें भौगोलिक सीमा से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा पूरा फोकस अपने नागरिकों पर है। अच्छा, तो नागरिक जहां भी हो। हाँ, इसका लॉजिक बहुत सीधा है। जीडीपी में हम वो आय जोड़ देते हैं जो हमारे नागरिकों ने विदेशों से कमाई है और भारत भेजी है। राइट। साथ ही उसमें से वो आय घटा देते हैं जो विदेशियों ने हमारे देश से कमाकर अपने देश भेज दी है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। सीमा की बात हो तो जीडीपी और नागरिकों की बात हो तो जीएनपी। बिल्कुल। लेकिन इन दोनों में सकल यानी ग्रॉस शब्द लगा है जी। अगर हमें शुद्ध आंकड़ा चाहिए यानी एनएनपी, तो वो कैसे निकलेगा? देखिए, जब भी अर्थशास्त्र में सकल से शुद्ध पर जाना होना तो एक ही नियम लागू होता है, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को घटाना। अगर मैं इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़ूं, जी। मान लीजिए मैंने एक नई कार खरीदी। जी। जैसे ही वो कार शोरूम से बाहर आई और मैंने उसे 1 साल तक चलाया, उसकी कीमत कम हो गई। हाँ, बिल्कुल कम होगी। तो मशीनरी की घिसाई, टूट फूट और पुरानी होने की वजह से जो वैल्यू कम हुई, जी। वही मूल्यह्रास है। ये एकदम सही उदाहरण है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भी ऐसा ही होता है। कारखाने चलते हैं, पुल इस्तेमाल होते हैं, मशीनें पुरानी होती हैं। राइट। इन सब की टूट फूट की लागत को जब हम कुल राष्ट्रीय आय में से घटा देते हैं तो जो एकदम शुद्ध आंकड़ा बचता है उसे एनएनपी कहते हैं। और परीक्षा के लिए एक और बात, अगर हमें ये जानना हो कि औसतन एक नागरिक के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, तो हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर। और इसे मापने के लिए 3 प्रमुख विधियों का इस्तेमाल होता है: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। जी। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा हाईलाइट करना जरूरी है जो अक्सर परीक्षा के ऑब्जेक्टिव सवालों में छपा होता है। हाँ, बिल्कुल। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान आखिर लगाता कौन है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या एनएसओ। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। यह एक ऐसा तथ्य है जो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। एनएसओ का जिक्र आगे भी आएगा, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े चित्र में देखें तो एक सवाल उठता है। कैसा सवाल? हमारे पास आय का डेटा आ गया, हमने जीडीपी और एनएनपी नाप लिया, लेकिन ये पैसा समाज में क्या बदलाव ला रहा है? राइट। क्या ये सिर्फ अमीरों को और अमीर बना रहा है या आम जनता की जिंदगी भी सुधर रही है? और यही सवाल हमें विकास के संकेतकों की तरफ ले जाता है। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि क्या दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को ये समझने में इतना लंबा समय लग गया कि केवल पैसे को विकास का पैमाना नहीं माना जा सकता? एक तरह से ये सच है। दशकों तक अर्थशास्त्र केवल उत्पादन और उपभोग के इर्द गिर्द घूमता रहा। हाँ। लेकिन 1990 में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया। अच्छा, क्या हुआ था तब? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक, जिसे हम HDI कहते हैं, दुनिया के सामने रखा। इस सूचकांक ने पहली बार ये स्थापित किया कि विकास का असली मतलब लोगों के विकल्पों का विस्तार करना है। यहाँ परीक्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं: वर्ष 1990 और संस्था UNDP। बिल्कुल। लेकिन परीक्षक सबसे ज्यादा कहाँ फंसाते हैं? वे अक्सर 4 विकल्प देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा HDI का घटक नहीं है। हाँ, ये एक क्लासिक पैटर्न है। HDI के केवल 3 घटक हैं और इन तीनों के पीछे एक गहरा लॉजिक है। तो वो 3 घटक क्या है? पहला है जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य का पैमाना। अगर लोग लंबा और स्वस्थ जीवन ही नहीं जी पा रहे तो बाकी चीजों का क्या फायदा? सही बात है। दूसरा है शिक्षा, जो ये तय करती है कि व्यक्ति के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी ज्ञान है या नहीं। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी क्रय शक्ति देती है। UNDP हर साल
अपनी रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें देशों को इन्हीं 3 पैमानों पर रैंक किया जाता है। इसके साथ ही एक और सूचकांक बहुत चर्चा में रहता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक या MPI। MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये HDI से एक कदम आगे की चीज है। वो कैसे? इसे UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मिलकर तैयार करते हैं। अच्छा। इसके भी 3 प्रमुख घटक हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। लेकिन यहाँ ना जीवन स्तर का मतलब केवल आय नहीं है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें यह देखा जाता है कि क्या घर में बिजली है, पीने का साफ पानी है, स्वच्छता की सुविधा है। ये गरीबी को केवल पैसों की कमी के रूप में नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव के रूप में देखता है। जब हम बुनियादी सुविधाओं के अभाव की बात कर ही रहे हैं, तो गरीबी रेखा का विषय अपने आप सामने आ जाता है। बिल्कुल। अर्थशास्त्र में गरीबी की एक बहुत ही सरल परिभाषा है, जब कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो। लेकिन अगर परिभाषा इतनी स्पष्ट है, तो भारत में गरीबी मापने के लिए समय समय पर इतनी सारी समितियां क्यों बनानी पड़ी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इसका मुख्य कारण यह है कि समय के साथ न्यूनतम आवश्यकता की परिभाषा बदलती रहती है। राइट। 1970 के दशक में न्यूनतम आवश्यकता का मतलब सिर्फ इतना था कि इंसान को पर्याप्त कैलोरी वाला भोजन मिल जाए ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हुई, ये महसूस किया गया कि केवल भोजन मिलना काफी नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कपड़े और परिवहन भी न्यूनतम आवश्यकताओं का हिस्सा होने चाहिए। और इसी बदलाव को मापने के लिए नई समितियां बनाई गईं। बिल्कुल। और परीक्षा के दृष्टिकोण से इन समितियों का कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजी सबसे ज्यादा मायने रखती है। हाँ, छात्रों को ये याद होना चाहिए। परीक्षार्थियों को 4 मुख्य समितियों के नाम और उनके वर्ष अपनी उंगलियों पर याद होने चाहिए। पहली है दांडेकर रथ समिति, जो 1971 में आई थी। जी। दूसरी है लकड़वाला समिति, जिसका वर्ष 1993 है। तीसरी और सबसे ज्यादा चर्चित तेंदुलकर समिति, जो 2009 में आई। और अंत में रंगराजन समिति, जो 2014 में आई। इन वर्षों का क्रम बार बार पूछा जाता है और इसमें भी तेंदुलकर समिति का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। UPPCS के पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों में सीधे सीधे ये सवाल आया है कि तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? इसका उत्तर गरीबी रेखा निर्धारण है। लेकिन ये समिति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए, तेंदुलकर समिति ने एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव किया था। कैसा बदलाव? उन्होंने गरीबी को केवल कैलोरी की खपत के नजरिए से देखने की पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ कैलोरी नहीं, बल्कि एक व्यापक उपभोग बास्केट की जरूरत होती है। उपभोग बास्केट मतलब इसमें और क्या शामिल था? इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाला खर्च भी शामिल होना चाहिए। ये बहुत ही दिलचस्प है। अब अगर हम गरीबी की जड़ तक जाएं, तो इसका सीधा संबंध आय न होने से है। बिल्कुल। और आय न होने का मुख्य कारण बेरोजगारी है। जब हम बेरोजगारी शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है, कोई व्यक्ति घर पर खाली बैठा है और उसके पास काम नहीं है। हाँ, आम धारणा यही है। लेकिन अर्थशास्त्र में बेरोजगारी के कई ऐसे प्रकार हैं जो आम जिंदगी में थोड़े अजीब लगते हैं। जैसे अगर मैं अपनी मर्जी से अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ दूं क्योंकि मुझे एक बेहतर नौकरी की तलाश है, तो उस बीच के कुछ महीनों के खाली समय को भी अर्थशास्त्र में बेरोजगारी कहा जाता है। आम बोलचाल में भले ही कोई इसे बेरोजगारी ना माने, लेकिन अर्थशास्त्र में इसे घर्षणजन्य बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अच्छा। इसे शिक्षित वर्ग के संदर्भ में बहुत देखा जाता है। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वेच्छा से एक बेहतर अवसर की ओर बढ़ रहा है। परीक्षा में बेरोजगारी के प्रकारों पर अक्सर परिदृश्यात्मक यानी सिनारियो बेस्ड प्रश्न आते हैं। घर्षणजन्य बेरोजगारी तो हमने समझ ली, लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी परीक्षकों का सबसे पसंदीदा टॉपिक क्यों है? क्योंकि ये भारत के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो कैसे? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है कि किसी काम में जितने लोगों की असल में जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं। मान लीजिए एक परिवार के पास एक छोटा सा खेत है। उस खेत में फसल उगाने के लिए केवल 2 लोगों की मेहनत काफी है, लेकिन क्योंकि परिवार के अन्य 3 सदस्यों के पास कोई और काम नहीं है, वे भी उसी खेत में काम करने लगते हैं। दिखने में तो वे पांचों रोजगार में लग रहे हैं। हाँ, लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से उन अतिरिक्त 3 लोगों का कुल उत्पादन में योगदान 0 है। राइट।
अगर उन्हें खेत से हटा भी लिया जाए ना, तो भी फसल उतनी ही होगी। इसे ही छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जहां व्यक्ति का सीमांत उत्पादन शून्य होता है। ये बहुत स्पष्ट उदाहरण है। इसके अलावा एक मौसमी बेरोजगारी होती है। नाम से ही पता चलता है कि ये मौसम पर निर्भर है। बिल्कुल। जैसे कृषि में जब बुआई और कटाई के बीच का खाली समय होता है, या किसी पर्यटन स्थल पर जब ऑफ सीजन होता है, तो वहाँ के लोग कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है जिसे संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये कब पैदा होती है? ये तब पैदा होती है जब बाजार की संरचना ही बदल जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए बाजार में नई तकनीक आ गई, जैसे हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन जो लोग पुरानी तकनीक पर काम कर रहे थे, उनके पास कंप्यूटर चलाने का कौशल नहीं है। काम तो बाजार में उपलब्ध है, लेकिन काम करने वालों के पास नया कौशल नहीं है। ये कौशल की कमी के कारण पैदा हुई बेरोजगारी है। और इन सभी आंकड़ों को, चाहे वो रोजगार का हो या बेरोजगारी का, भारत में कौन ट्रैक करता है? वही संस्था जिसका हमने पहले जिक्र किया था। बिल्कुल। यहाँ फिर से वही नाम आता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ। एनएसओ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के माध्यम से ये डेटा जारी करता है। जी। यह समय समय पर इसलिए किया जाता है ताकि लेबर मार्केट में आ रहे तेजी से बदलावों को पकड़ा जा सके। अब तक की चर्चा में हमने समस्या के हर पहलू को देख लिया। आय कैसे नापते हैं, विकास क्या है, गरीबी कैसे तय होती है और बेरोजगारी के क्या रूप हैं। राइट। लेकिन किसी भी देश को इन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए एक दिशा की जरूरत होती है। यहीं से आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग की भूमिका शुरू होती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। जी, प्लानिंग कमीशन। इसका काम पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। यह दशकों तक चला, लेकिन फिर 2015 में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव हुआ और नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली। ये बहुत बड़ा बदलाव का। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बदलाव सबसे ज्यादा संभावित प्रश्नों की श्रेणी में आता है। आखिर योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस बदलाव के पीछे की वजह योजना आयोग की कार्यशैली में छिपी थी। देखिए, योजना आयोग एक अत्यधिक केंद्रीकृत संस्था थी। मतलब सारा कंट्रोल केंद्र के पास था। हाँ, वो दिल्ली में बैठकर योजनाएं बनाती थी और राज्यों को निर्देश देती थी कि उन्हें कैसे लागू करना है। इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में ना, हर राज्य की जरूरतें अलग हैं। जो नीति केरल के लिए सही है, वो शायद बिहार के लिए काम ना करे। इसीलिए जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। तो नीति आयोग का स्वरूप योजना आयोग से कैसे अलग है? नीति आयोग फंड आवंटित नहीं करता, बल्कि यह एक नीतिगत थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक? हाँ, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य सहकारी संघवाद या ऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है। इसका मतलब है कि नीतियां बनाने में केंद्र और राज्य एक समान भागीदार की तरह काम करें, एक टीम की तरह। और ये टीम भावना हमें नीति आयोग की संरचना में साफ दिखाई देती है। बिल्कुल। अगर संरचना से जुड़े संभावित प्रश्न की बात करें तो इसके अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके अलावा एक उपाध्यक्ष और एक सीईओ होते हैं। लेकिन जो हिस्सा इसे योजना आयोग से सबसे ज्यादा अलग बनाता है वो है इसकी शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल। सही कहा। शासी परिषद ही वो मंच है जहां सहकारी संघवाद जमीन पर उतरता है। इस परिषद में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। अब राज्य केवल केंद्र के आदेशों का पालन करने वाले नहीं रह गए हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय विकास के एजेंडे को तय करने में सीधे तौर पर अपनी आवाज उठाते हैं। इसके अलावा नीति आयोग केवल नीतियां नहीं बनाता, बल्कि नवाचार को भी बढ़ावा देता है। जी। अटल इनोवेशन मिशन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो स्कूलों में बच्चों के बीच वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए काम कर रहा है। साथ ही ये डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान को एक रणनीतिक दिशा देता है। और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तो बढ़ाता है। बिल्कुल। नीति आयोग राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन जैसे विषयों पर सूचकांक भी जारी करता है। इन सूचकांकों का फायदा ये होता है कि राज्य एक दूसरे से सीखते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। राइट। अगर इसे संक्षेप में कहा जाए तो नीति आयोग का काम है केंद्र और राज्यों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह देना, ज्ञान और नवाचार को केंद्र में रखना
और एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना जिसमें समाज का कोई भी वर्ग पीछे ना छूटे। आज की इस चर्चा में हमने आर्थिक विकास के पूरे परिदृश्य को परीक्षा के नजरिए से बहुत ही तार्किक ढंग से डीकोड किया है। अब समय है हमारे रैपिड रिवीजन समरी का, ताकि जो कुछ भी हमने डीकोड किया है वो दिमाग में पूरी तरह से छप जाए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अगले कुछ सेकंड्स में हम आज के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को दोहराएंगे। पहला, आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादन बढ़ने को दर्शाती है, जो कि मात्रात्मक है, जबकि आर्थिक विकास में जीवन स्तर का सुधार भी शामिल होता है। ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। दूसरा, देश की भौगोलिक सीमा के भीतर का उत्पादन जीडीपी है, जबकि नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन जीएनपी है। इसमें से मूल्य ह्रास घटा दें तो एनएनपी मिलता है। राइट। तीसरा, मानव विकास सूचकांक 1990 में यूएनडीपी द्वारा शुरू किया गया। इसके 3 ही घटक हैं: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। एकदम सही। चौथा, भारत में राष्ट्रीय आय और बेरोजगारी का डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। पांचवां, गरीबी मापने वाली समितियों का सही क्रम याद रखना है। दांडेकर रथ 1971, लकड़वाला 1993, तेंदुलकर 2009 और रंगराजन 2014। जी। छठा, भारतीय कृषि में सबसे ज्यादा प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं और उनका सीमांत उत्पादन शून्य होता है। और अंत में योजना आयोग को हटाकर जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई, जो एक नीतिगत थिंक टैंक है और जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है।